इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म किया था यहाँ तक। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की मांग मापी जाती है M1, M2, M3 और M4 से। आगे मूव करते हैं। मुद्रा पूर्ति का सबसे संकुचित और महत्वपूर्ण मापक है M1। सबसे संकुचित और महत्वपूर्ण मापक M1। नेक्स्ट है मुद्रा पूर्ति का व्यापक जो मापक है वो है M3। संकुचित M1, व्यापक M3। सबसे तरल मुद्रा जो है वो है M1 प्रकार की मुद्रा। सबसे कम तरल है M4। जो ये सेक्शन हम लोग देख रहे हैं अभी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, M1, M2, M3, M4। नेक्स्ट है M0 या आरक्षित मुद्रा। ये मुद्रा होता है संचलन में मुद्रा। आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशियाँ और आरबीआई के पास अन्य जमा राशियाँ, इन तीनों को जब ऐड कर देंगे तो इसको बोला जाएगा M0 या फिर रिजर्व करेंसी। ठीक है, M0 या फिर आरक्षित मुद्रा। और ये किसका योग होगा? तो संचलन में जो मुद्रा होगी उसका, आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशियाँ और आरबीआई के पास अन्य जमा राशियाँ, इन तीनों का योग होगा M0 या फिर आरक्षित मुद्रा। M1 को बोला गया संकीर्ण मुद्रा या फिर संकुचित मुद्रा, और ये होता है जनता के पास जो मुद्रा होती है वो बैंक प्रणाली के पास जमा मांग जमा और आरबीआई के पास अन्य जमा राशियाँ जो हैं, इन तीनों का योग होगा M1 या फिर संकीर्ण मुद्रा के बराबर। M2 तो M1 में ऐड कर दीजिए डाकघर में जो बचत जमा राशि है उसको, तो आपको मिल जाएगा M2। M3 ये सबसे व्यापक मुद्रा है और ये योग होता है M1, बैंकों के पास जो जमा राशियाँ होती हैं इन दोनों का योग होता है M3 या फिर व्यापक मुद्रा। M1 संकुचित मुद्रा, M3 व्यापक मुद्रा। M2 कैसे मिलेगा? तो M1 में डाकघर में बचत जमा राशि जो है उसको ऐड कर दीजिए, और M3 या व्यापक मुद्रा कैसे मिलेगा? तो M1 जो कि संकुचित मुद्रा है उसमें बैंकों के पास जो समय जमा राशि यानी टाइम डिपॉजिट जो है उसको ऐड कर देंगे तो वो मिल जाएगा आपको M3 के बराबर। M4 ये होता है M3 और डाकघर के पास जो जमा राशि है उसको ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा M4 के बराबर। नेक्स्ट है सरकार के एकाधिकार में पत्र मुद्रा का निर्गमन हुआ 1861 के बाद। महात्मा गांधी के चित्र वाला नोट छापा गया 1987 में 500 रुपये के नोट पर। सभी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापे जाने लगी 1996 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1996 से महात्मा गांधी की तस्वीर जितना भी नोट अभी इंडिया में है उन सब पे छापा जाने लगा, और सबसे पहले ये छपा था 1987 में 500 रुपये के नोट पर। नोटों का निर्गमन वर्ष छापा जाने लगा साल 2005 से। रुपये 1 के नोट तथा सिक्के का निर्गमन करता है वित्त मंत्रालय और फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इसको, 5 साल इसकी वैलिडिटी होती है। नेक्स्ट है रुपये 1 के नोट के अलावा बाकी सारी मुद्राएं छापी जाती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। मुद्राएं छापी जाती हैं तो ये देखें तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो कि नासिक में है वहाँ पे, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में, करेंसी नोट प्रेस ये है आपका नासिक में। इन तीनों जगह पे मुद्राएं छापी जाती हैं। बैंक नोट प्रेस इसके अलावा देवास में, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, तो इन सब जगहों पे जो है बैंक नोट आपका छापा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड शाल्वनी में है ये, और मैसूर में, ये शाल्वनी पश्चिम बंगाल और दूसरा मैसूर में है आपका कर्नाटका में। तो कुल मिलाकर के देखें तो मुद्राएं जो छापी जाती हैं वो कहाँ कहाँ, तो नासिक के इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में, हैदराबाद के सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में, नासिक के करेंटी नोट प्रेस में, बैंक नोट प्रेस देवास, होशंगाबाद के सिक्योरिटी पेपर मिल, भारतीय रिजर्व बैंक का नोट मुद्रण लिमिटेड जो है शाल्वनी पश्चिम बंगाल का, और मैसूर जो कि कर्नाटक में है। इन सब जगहों पे मुद्राओं की छपाई होती है। फंड बाजार जिसमें अत्यंत ही अल्प अवधि के लिए बिना किसी प्रत्याभूति के फंड का उधार लेना व देना होता है उसको बोला जाता है कॉल मनी मार्केट।
कॉल मनी मार्केट, फंड बाजार जिसमें अत्यंत ही अल्प मिनिमम टाइम के लिए किसी प्रत्याभूति के फंड का उधार या फिर लेना या देना जो एक्सचेंज होता है उसको बोला जाता है कॉल मनी मार्केट। एक दिन के लिए उधारी कॉल मनी, एक दिन से अधिक उसको बोला जाएगा कॉल नोटिस। तो एक दिन के लिए जो उधारी इस तरह का लिया जाएगा उसको बोला जाएगा कॉल मनी, और एक दिन से अधिक के लिए जब लिया जाएगा तो उसको बोला जाएगा कॉल नोटिस। अल्प अवधि की प्रतिभूतियां जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती हैं और जिसका निर्गमन सरकार के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है उसको बोला जाता है ट्रेजरी बिल्स। DFHI या फिर डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना होती है साल 1988 में। बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों की कटौती और फिर कटौती की आवश्यकताओं को पूरा करना इसका उद्देश्य है। मध्य तथा दीर्घकाल के कोषों का आदान प्रदान किया जाता है पूंजी बाजार में, और ये दो भाग में विभाजित है, गिल्ड एंड बाजार और दूसरा औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। गिल्ड एंड बाजार ये संबंधित है किससे? सोना और चांदी से, गिल्ड एंड बाजार, और दूसरा जो है औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। तो इसमें होता क्या? मध्यकाल तथा दीर्घकाल के कोषों का आदान प्रदान किया जाता है पूंजी बाजार में, और ये विभाजित किसमें है? तो दो भाग में, गिल्ड एंड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। नेक्स्ट है सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है गिल्ड एंड बाजार में। नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयर और डिवेंचर का क्रय विक्रय किया जाता है औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में। तो गिल्ड एंड बाजार वो संबंधित तो अलग, वो ये जो हम लोगों ने देखा ये नहीं है गिल्ड एज्ड बाजार, तो ये दूसरा चीज़ है। गिल्ड एज्ड बाजार आपका होता है जहाँ पे सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है, वो हो गया गिल्ड एज्ड बाजार, एज्ड, ठीक है। और नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयर और डिवेंचर्स का जब क्रय और विक्रय किया जाता है तो वो किया जाता है औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में। प्राथमिक पूंजी बाजार में आता है निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिवेंचर्स, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियां या फिर नई प्रतिभूतियां, और तीसरा सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्डों का क्रय और विक्रय। ये सब आ जाएगा आपका प्राथमिक पूंजी बाजार में। कौन कौन सा? निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिवेंचर्स, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियां या फिर नई प्रतिभूतियां, और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्डों का क्रय विक्रय। ये सब होता है आपका प्राथमिक पूंजी बाजार में। द्वितीयक पूंजी बाजार में आएगा आपका स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले क्रय विक्रय और गिल्ड एज्ड बाजार में होने वाले क्रय विक्रय। ये दोनों आ जाएगा द्वितीयक पूंजी बाजार में। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है UTI या फिर यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फिर भारतीय यूनियन ट्रस्ट। सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना होती है 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को इस्टेब्लिश हुआ सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक बाजार का विनियमन या और पर्यवेक्षण किया जाता है सेबी के द्वारा। ICRA यानी इक्रा या फिर इसको बोला गया इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो होता है 1991 में। तो इक्रा या फिर इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका स्थापना कब हुआ? 1991 में। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।